डी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो दे रिफ्लेक्ट almost all electromagnetic waves, their reflectivity is 0.9 to 0.5। इसके ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मेटल्स के ऊपर फॉल करती हैं तो वो 92-95% रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और उनमें से जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकती। तो उसको हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वो क्यों होता है, तो इसको भी स्टडी किया था। तो आज की क्लास में हम ये देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, उसमें सिरामिक्स हैं या अदर पॉलीमर वाला मटेरियल आ जाते हैं। तो नॉन मेटल्स में ये होता है कि उनमें देयर इज़ अ बैंड गैप, और उसमें जब लाइट फॉल करेगी तो कुछ लाइट उसमें रिफ्लेक्ट भी होगी, कुछ ट्रांसमिट भी करेगी, कुछ ऑब्जर्व भी होगी। तो इन तीनों को फिर हमें बारी बारी यहाँ स्टडी करना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो लाइट उस मटेरियल में ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, अब ये कितनी ट्रांसमिट होती है, कितनी रिफ्लेक्ट होती है, या मे बी कि सारी ट्रांसमिट हो जाए, मे बी के ट्रांसमिट कुछ ना हो, सारी एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि उस नॉन मेटल मटेरियल का बैंड गैप कितना है, एक उसका बैंड गैप कितना है, और दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस पर थ्रो हो रही है उसकी एनर्जी कितनी है। एनर्जी हम किससे निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। तो अगर तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो फोटॉन इसके ऊपर पड़ रहे हैं उनकी एनर्जी अगर बैंड गैप से कम है तो वो ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन बैंड में नहीं लेके जा सकेंगे, तो वो लाइट क्या हो जाएगी, उसमें से ट्रांसमिट कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्व नहीं होगी, ट्रांसमिट कर जाएगी। अगर वो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप वो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो वो वेव खुद ऑब्जर्व हो जाएगी, खुद फोटॉन ऑब्जर्व हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो फिर मटेरियल क्या होगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ओपेक होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्व हो गई हैं। तो कौन सा मटेरियल ट्रांसमिट होता है, लाइट को ट्रांसमिट करता है, या ट्रांसपेरेंट होता है, या कौन सा मटेरियल ओपेक होता है, वो ये डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल कर रही है। हो सकता है कि एक मटेरियल एक वेव के लिए ओपेक हो और एक के लिए ट्रांसमिट हो, है ना, कि उसकी जो वेवलेंथ है वो उसकी बैंड गैप से कम है या ज़्यादा है, सॉरी एनर्जी जो है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो कम या ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि जब जो लाइट जो है वो ट्रांसमिट अगर हो रही है नॉन मेटल्स में, तो उसमें क्या होगा कि जब वो सरफेस पे जो इंटरफेस होगा दोनों मटेरियल्स का, इनकी ये एक मटेरियल है, ठीक है, ये दूसरा मटेरियल है, ये इंटरफेस है। जब ये लाइट यहाँ से इंटर करेगी तो ये इंटरफेस पे क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी, ठीक है, वो इस तरफ भी ऊपर की तरफ बेंड हो सकती है, दोनों डिपेंड करता है दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। तो जब ये बेंड हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि उसकी वो, या जब मटेरियल किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में इंटर होती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। वो हमने लिखा था हमने लास्ट लेक्चर में, जब स्पीड स्लो होगी तो वो बेंड करेगी, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इससे रिलेटेड एक टर्म है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, वो ये बताता है कि वो कितनी लाइट बेंड हो रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c ओवर v, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि उसमें लाइट का क्या रिस्पॉन्स है। तो जितनी ज़्यादा लाइट उसमें स्लो होगी, स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, उतना उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज़्यादा होगा। तो इसमें देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c ओवर v, c इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कि अगर ये मीडियम है
और लाइट इधर से इंटर होती है, अगर यहाँ इंटर होती है यहाँ, तो ये एयर है या वैक्यूम है, इसमें स्पीड कितनी है c। जब इसमें इंटर कर जाएगी मीडियम में तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी v, विच इज़ लेस देन c। सो जितना ज़्यादा ये v कम होगा, जितनी स्पीड स्लो होगी, उतना उस मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। सो इट इज़ रेशियो ऑफ n इज इक्वल टू c ओवर v। तो यूजली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उस रेंज में लाई करती है 1.5, 1.8, 1.2। कुछ कंपाउंड्स हैं मटीरियल जिनकी ज़्यादा वैल्यू भी है, 2.1 तक भी है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्पीड है वो जो वैक्यूम के अंदर स्पीड है वो इक्वल होती है 1 ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, उसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आ जाएगी। लेकिन जब उसका मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन और म्यू नॉट की बजाय म्यू फॉर उस मटीरियल की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अगर हम इसको रिलेटिवली देखें तो हम एन किसकी इक्वल होता है c ओवर v, और c क्या है एप्सिलॉन म्यू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और v क्या है 1 ओवर एप्सिलॉन c इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एंड v इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन म्यू, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं होल अंडर रूट में कर लूँ तो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r एंड म्यू और म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू r। सो दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी and mu r is relative magnetic permeability। और यूजली mu r की वैल्यू जो है विच इज़ वेरी क्लोज टू 1 फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस। सो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एप्सिलॉन r की जो उस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी स्क्वायर रूट की इक्वल आएगी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। अब जो लाइट जब भी दो मीडियम की बाउंड्रीज में से पास करती है तो फिर लाइट हमेशा क्या होगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट करती है और बाकी ट्रांसमिट करती है आगे, या ऑब्जॉर्ब हो जाएगी या ट्रांसमिट हो जाएगी। तो अब इसमें कितनी रिफ्लेक्ट करेगी, कितने परसेंट या कितने फ्रैक्शन में, उसको नाम देते हैं रिफ्लेक्टिविटी। दैट इज़ इक्वल टू रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू आई आर ओवर आई नॉट। सो आई नॉट क्या था हमारे पास, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, और आई आर इज़ रिफ्लेक्टिव लाइट की इंटेंसिटी। अच्छा, आर की वैल्यू अगर लाइट जो है वो परपेंडिकुलर फॉल कर रही है उस मीडियम पे लाइट अगर परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, जैसे ये 90 पे, तो उस केस में रिफ्लेक्टिविटी इक्वल होती है n2 माइनस n1 ओवर n2n प्लस n1 होल स्केयर। इसमें अगर ये दो डिफरेंट मीडियम है, मैं ये बना दूँगी, एक ये मीडियम है, एक ये मीडियम ब्लैक कलर में, ठीक है, और एक ये रेड कलर में है, ये दोनों का इंटरफेस है। इसमें लाइट जब इंटर करेगी तो इस किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कह दूँ n1 और इसका क्या कह दूँ n2, तो इसमें से जो रिफ्लेक्टिविटी होगी r वो इक्वल हो जाएगी n2 माइनस n1, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ओवर n2 प्लस n1 होल स्क्वायर। इसमें n2 n1 बेशक जिसको मर्जी नाम दे दूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। नो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर ये एक मीडियम एयर है या वैक्यूम है, तो अगर मैं एयर कह दूँ कि इस एक सॉलिड है, सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कह दूँ n2 की बजाय ns कह दूँ, और जो दूसरा मीडियम है ये एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ऑलमोस्ट इक्वल है 1 के, ऑलमोस्ट 1 की इक्वल है। तो ये फिर हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ns माइनस 1 और ns प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, जिससे हम रिफ्लेक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दो डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट में इसमें एयर नहीं है तो उसके लिए ये रिलेशन है, और अगर लाइट एयर मीडियम बाउंड्री पे फॉल करती है तो उसके लिए ये रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन, कि उसमें लाइट अब्जॉर्ब कितनी होती है या नहीं। अब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है उस मटेरियल के बैंड गैप पे, कि जो अगर लाइट इस पर फॉल कर रही है, इसका जो फोटॉन है, फोटॉन की एनर्जी इस बैंड गैप से ज़्यादा है, तो ये फोटॉन अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये फोटॉन की एनर्जी इस बैंड गैप से कम है
तो वो फिर ये फोटोन ऑब्जॉर्व नहीं होगा बल्कि ये आगे मूव कर जाएगा। तो ऑब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी बैंड उस मटेरियल के बैंड गैप से ज़्यादा हो, दैट इज़ एच न्यू इज़ ग्रेटर देन ई जी, और यू कैन से एच सी और लैम्डा इज़ ग्रेटर देन ई जी। अब हम फॉर एग्जांपल हम विजिबल लाइट ले लेते हैं, तो उसके लिए देखते हैं विजिबल लाइट के लिए जो मैक्सिमम बैंड गैप कितना हो सकता है, उस मटेरियल का कितना पॉसिबल हो सकता है लाइट के लिए। अगर मैं लूँ कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, एच इज़ दिस 4.1 × 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, ये एच की वैल्यू है, एच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में। और वैसे जूल सेकंड में इसकी वैल्यू वो जो आप पहले कर चुके हैं वो जूल सेकंड में है, तो इससे हमारा डायरेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। एच सी इज़ 310.8 ओवर लेमडा इज़ वेवलेंथ। सो ये पुट करें। अब देखिए हमने ये देखना है कि विजिबल लाइट के लिए कौन सी रेंजेस हैं कि जो उसमें लाइट ऑब्जर्व हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि विजिबल लाइट के लिए जो वेवलेंथ की रेंज मिनिमम कितनी हो सकती है विजिबल लाइट के लिए, 400 नैनोमीटर। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 700 नैनोमीटर। दिस इज रेंज ऑफ विजिबल लाइट वेवलेंथ। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो पहले हम देखते हैं कि अगर मैं 400 लूँ, 4 इसको नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, ये बनता है 4⁻7 मीटर। तो ये हमारे पास बैंड गैप कितना आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की। मीन कि अगर ये वेवलेंथ की लाइट आती है मिनिमम वेवलेंथ की, तो वो एनर्जी कितनी बनेगी उसके कोरस्पॉन्डिंग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर उस मटेरियल का जो बैंड गैप है, बैंड गैप एनर्जी है, वो इससे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये विजिबल के लिए मैक्सिमम एनर्जी इतनी हो सकती है, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ होगी एनर्जी मैक्सिमम होगी, और विजिबल की मिनिमम वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर। तो इसका मतलब है कि विजिबल के केस में मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर इससे ज़्यादा ऊपर की वेव आती है, और सॉरी अगर ये है कि उस मटेरियल का बैंड गैप इससे ज़्यादा है, तो उसमें विजिबल लाइट ऑब्जॉर्व नहीं होगी। वो अगर वो प्योर मटेरियल है तो वो सारी की सारी ट्रांसमिट कर जाएगी, ठीक है, और वो मटेरियल वो कलरलेस होगा, उसमें कलरलेस होगा वो मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अगर जो है वो आप दूसरी रेंज निकालते हैं कि अगर हम मैक्सिमम वेवलेंथ ले लें, दैट इज 700 नैनोमीटर, उसी रिलेशन में दोबारा पुट करें, हमारे पास आता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइट जिसकी अगर कोई मटेरियल है जिसका बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर विजिबल लाइट सारी ऑब्जॉर्व हो जाएगी, क्योंकि विजिबल लाइट मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विजिबल लाइट फोटोन की, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास जो एनर्जीज़ हैं फॉर विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी क्या हो सकती है 1.8 to 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इससे नीचे का अगर कोई हमारे पास कोई मटेरियल जिसका बैंड गैप 1.8 से नीचे होगा, तो उसमें तो सारी विजिबल लाइट ऑब्जॉर्व हो जाएगी, क्योंकि सबकी एनर्जी इससे ज़्यादा है विजिबल जो हमारे पर विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो वो सारी लाइट को क्या कर लेगा, वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। और अगर कोई मटेरियल जिसका बैंड गैप 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो उसमें कोई लाइट ऑब्जॉर्व नहीं होगी, विजिबल लाइट ऑब्जॉर्व नहीं होगी, वो सारी की सारी उसमें से ट्रांसमिट कर जाएगी। तो जब हम ऑप्टिकल मटेरियल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, स्पेशली सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में, तो अगर हमने उसको ऑप्टिकल रीजन में यूज़ करना है, कहीं विजिबल रीजन में यूज़ करना है, तो उसका बैंड गैप 1.1 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। अगर चाहे वो सोलर सेल है, चाहे वो एलईडी है, तो इस रीजन में बैंड गैप होगा, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करेगा और फिर उसी के करस्पॉन्डिंग वो एमिट करेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो उससे इसकी बैंड गैप पे क्या फ़र्क पड़ता है। थैंक यू।